बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं हूं शहरबानो आवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बैठकर हमारा प्रोग्राम देखेंगे। 2 घंटे के लिए हम आपके साथ होंगे। तो अजीम, उम्मीद है कि आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा कल वाला। हाँ जी, बिल्कुल। और आज आपने ऐलान भी के सुना दिन का होगा। आगाज़ भी भरपूर पॉजिटिव सोच के साथ हुआ जी है। हाँ। जैसे हम हमेशा की तरह अपने व्यूवर्स को तलकीन करते हैं, वो खुद भी अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और आजकल हुकूमत भी। पॉजिटिविटी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हालात वाक़यात जिस तरह से दुनिया में हो रहे हैं, फिर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, और फिर सबसे बढ़कर जो मौसम की सूरत हाल है, वो तो सुबह-सुबह खासी उठते ही जो खराब मूड है। ऑफ करती है ना, तो उसके लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी तो है। उसके लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि जुमेरात से ऑनवर्ड छुट्टियाँ हुआ करेंगी सरकारी इदारों में। और ये कहा गया है कि आप जो लाहौर के वासी हैं, ख़ास तौर पर वो घरों से बाहर ना निकलें बग़ैर काम के। कोशिश करें कि घरों में रहें, क्योंकि स्मोक जो है उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से आप शदीद बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, मौसमी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और इससे स्मोक की वजह से बहुत अजीब किस्म का आपका थ्रॉट इन्फेक्शन होता है। मेरे साथ ये हुआ है पिछले दिनों। एक तो आपकी आवाज़ बिल्कुल ही चली जाती है और फिर अजीब किस्म की पेन है गले में, यानी ना आप कुछ खा सकते हैं ना आप पी सकते हैं। और मतलब बहुत ख़तरनाक किस्म का होता है और बड़ी हाई पोटेंसी की आपको मेडिसिन दी जाती हैं, उसके बाद जाकर आप रिकवर करते हैं। तो इस सारी सिचुएशन से बचने का एक हल ये है कि आप मास्क पहनें। दूसरा हल ये है कि आप बगैर ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें, लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि आप घर से बाहर ना निकलें, हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे काम बहुत हैं, सारे काम जॉब्स काज पे हैं जिनके जाना बगैर है, गुजारा 100 नहीं काम है। है। बिल्कुल। तो तो स्पेशली वो बच्चे, अब तो खैर छुट्टियां आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद स्कूल तो जाना पड़ेगा बाकी दिनों में। और स्पेशली ख़वातीन व हज़रात जो अपने काम काज के लिए घर से निकलते हैं, तो वो तो एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, और इसके अलावा गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। हो सके तो घरों में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, इससे भी जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है घर का, वो सेफ़ रहता है और आपकी जो हेल्थ है, सेहत है, वो अच्छी रहेगी जी। बिल्कुल जी। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, उसको बयान करती हूँ कि जिसने एक बालिश के बराबर किसी की ज़मीन पर नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा किया, तो क़यामत के दिन तह तक वो ज़मीन उसकी गर्दन पर लात दी जाएगी। अल्लाह अल्लाहु अकबर। अकबर जी, अल्लाहु जिस अकबर। तरह इसराइल ने फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके मज़लूम फ़लस्तीनियों की जान और माल से खेल रहा है, इसकी ना तो इस्लाम इजाज़त देता है और ना ही मुआशरा। अब तो उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ पूरी दुनिया में इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब होगी और इसराइल को इन मज़ालिम का जवाब देना होगा। जैसे कि बिल्कुल हमने जी। देखा है कि न्यूयॉर्क में कल एहतजाज किया गया और उसमें यहूदी जो हैं वो खुद शामिल हुए हैं हाँ जी, इसराइल के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे ही है। और दुनिया भर में वेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो कई अहम ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर अवाम की एक बड़ी तादाद सड़कों पर है, और वो सरापा एहतजाज है। जो उनके रूलर्स हैं, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो उनसे मुतालबात कर रहे हैं कि ये जो बर्बरियत का आगाज़ किया गया है इसराइल की जानिब से, इसको रोका जाए, सीज़ फायर करवाया जाए। इसराइली जारहियत का जब हम जिक्र करते हैं, तो हर गुजरते दिन के साथ इसमें तेज़ी आती जा रही है, और मासूम और निहत्ते बच्चों हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है। फ़लस्तीनियों के खून से होली खेली जा रही है। सेहूनी फ़ोर्सेस की जानिब से आग और बारूद की बौछार की जा रही है। कोई जगह या ठिकाना महफूज नहीं है। इस वक्त गज़ा में क़यामत बरपा है, हर तरफ तबाही और बर्बादी है, हर कमरा, हर गली, हर मोहल्ला ज़ख्मियों और लाशों से भर चुका है। गज़ा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बना दिया गया है। इसराइली बमबारी से हर घंटे में 6 बच्चे और 5 ख़वातीन शहीद हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं खाने-पीने के लिए, बेकरीज़ वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर बमबारी की जा रही है। अस्पतालों में अद्वियात नहीं है, वहाँ पर कोई बैकअप प्लान नहीं है, अस्पतालों के बाहर बम फेंके जा रहे हैं। भूख और अफ़लास ने डेरे डाल लिए हैं। इस वक्त वसाइल ख़त्म हो चुके हैं, मसाइल आसमान को छू रहे हैं। गज़ा में पीने का साफ़ पानी नहीं है, बल्कि पानी है ही नहीं है। खाने की खुराक ख़त्म हो चुकी है, अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं। ईंधन की फराहमी मुअत्तल है, और इनक्यूबेटर्स में जो मौजूद हैं नौमौलूद बच्चे, उनकी अब अमवात का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि बैकअप के लिए जो फ्यूल चाहिए जनरेटर्स को चलाने के लिए, वो फ्यूल वहाँ पर नहीं है, और अस्पताल उसी वजह से बंद हो रहे हैं। तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी से 26,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इंटरनेट और मवासलाती राब्ते भी काट दिए गए हैं। जिंदा बच जाने वालों के लिए गज़ा इस वक्त डरावना ख्वाब बन चुका है। बहुत खौफनाक सूरत हाल है। अगर हम देखें तो इतना बुरा हाल है वहाँ पर। जो मासूम बच्चे हैं जो इतने दिनों से ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे, इनक्यूबेटर में रखा जाता है। जब बच्चा उसकी सांस को इशू हो या जब वो पैदा होता है तो किसी तरह के भी उसको मसाइल होते हैं, तो बच्चे को इनक्यूबेटर में रखा जाता है। और वो बेसिकली इनक्यूबेटर में भी एक टेम्परेचर होता है, वो एक मशीन है जो आपको इसी तरह फील करवाती है जैसे कि आप माँ के पेट में ही हैं।
तो वो भी बिजली से ही चलती है, तो ना बिजली है, ना पानी है, ना खाने की चीज़ें हैं, और मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। ख़वातीन, मर्द, बुज़ुर्ग सबको बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, और पानी, इतना गंदा पानी पहुंचाया जा रहा है वहाँ पर, और वो भी ज़मीनों में बहा दिया जा रहा है कि ये लोग प्यास से, भूख से, अफलास से ऐसे ही मर जाएं, मिट जाएं, हमारी आधी लड़ाई तो वैसे ही ख़त्म हो जाए। गज़ा से फ़लस्तीनियों को सहराए सीना और आयरलैंड चले जाने के मशवरों के बाद अब इसराइल ने गज़ा की जो पट्टी है उस पर कब्ज़े का मंसूबा ज़ाहिर कर दिया है, और सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म ने जंग के बाद गज़ा पट्टी की सिक्योरिटी संभालने का ऐलान कर दिया है, जबकि नस्ल परस्त इसराइली वज़ीर सकाफ़त ने मगरबी किनारे में बफर जोन बनाने और फ़लस्तीनियों को अलग करने का मुतालबा कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो जंग में अमेरिका का दोगलापन हमें सामने आ रहा है। हम देख रहे हैं गज़ा पर एटम बम मारने की सेहूनी धमकी के बाद अमेरिका की जौहरी आबदोज़ खलीज में पहुंच गई है, और दूसरी तरफ अमेरिकी वज़ीर का जो है वो जंग के फैलाव को रोकने के मशरिक़ वस्ता के दौरे जो हैं वो जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में जाकर दौरे कर रहे हैं, ढोंगरे चाह रहे हैं अमेरिकी वज़ीर जो हैं। सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म जंग जारी रखने की हठधर्मी पर बज़िद हैं, और अमन के लिए उठने वाली तमाम आवाज़ें भी इसी सारी सूरत हाल के बायस अब कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ, जो 2 घंटे जारी रहा, मगर ये इजलास भी नाकाम रहा और कोई नतीजा नहीं निकल सका। इजलास में फ़लस्तीनी नुमाइंदों ने अमेरिका को सीज़ फायर माहदे में बड़ी रुकावट करार दे दिया है, और इसराइली हिमायत पर अमेरिका आलमी तन्हाई का शिकार हो रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की अनकरा आमद पर तुर्की की जानिब से सर्द मोहरी देखने में सामने आई है, जबकि ईरान ने अमेरिका पर गज़ा जंग में शमूलियत का इल्ज़ाम लगा दिया है। ये जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त गज़ा में, जो सूरत हाल है, उससे भी हमने आपको बाखबर रखा है, बल्कि हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर इस जंग में जो सूरत हाल होती दिखाई दे रही है, जिस तरह से ये सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, अपडेट हो रही है, वो तमाम सिचुएशंस, वो तमाम नंबर्स, वो तमाम फैक्ट्स हम अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ तक 10,000 से ज़ायद जो हैं हलाकतें वो हो गई, और फिर उनमें जो ज़्यादा तादाद है वो ख़वातीन और बच्चों की है। तकरीबन 2.3 मिलियन जो लोग हैं इस वक्त गज़ा स्ट्रिप में जो मुकीम है, जिसे ओपन एयर प्रिजन कहा जा रहा है, और वहाँ पर जिस तरह से अंधाधुंध बमबारी की जा रही है, उसकी अभी तक तो दुनिया में ऐसी कोई मिसाल, कोई नज़ीर नहीं मिलती है। आप जितना भी दुश्मनी में अंधे हों, आप इस तरह से वॉर क्राइम्स कभी नहीं करते हैं। और जो दुख इस बात पे होता है वो होता है जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनकी बुनियाद इस मकसद पर डाली गई, जिनको बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि इस तरह से वॉर क्राइम्स ना हो, जो इंसान को ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजारने का बुनियादी हकूक़ है वो मुकम्मल तौर पर हासिल हो। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा की भी बुनियाद रखी गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बिलख़ुसूस, ताकि कोई तीसरी आलमी जंग में ये दुनिया ना जाए। लेकिन इस तरह की कोई भी सीरियस एक से कह लें कि एक्शन, कोई संजीदा काविश हम कहें तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से या और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जानिब से नहीं की जा रही, बल्कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा है। आलमी मुतालिबात किए जा रहे हैं, इसके बावजूद इसराइली हमले ना रुके। वस्ती गाज़ा और अल शाताई कैंप पर रात भर बमबारी हुई है, और आपको ये बताएं कि बैनुल अक़वामी बिरादरी और आलमी इंसानी तंजीमों की जो जंग बंदी के मुतालिबात के बावजूद इसराइल जो है वो गज़ा पर बमबारी करता जा रहा है। और आप देख सकते हैं गज़ा स्ट्रिप्स भी आपको दिखाई जा रही है। ये जो सारा मैप है ये इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि ये जो पट्टी है सबसे ज़्यादा मुतासिर ये पट्टी, ये मुतासिर पट्टी है। ये जो ओवरऑल फ़लस्तीन का मैप है बेसिकली, जहाँ पे इसराइल लिखा हुआ है, क्योंकि इसराइल अब काबिज़ है, और ये 7 नेबर कंट्रीज़ हैं, जॉर्डन, इसराइल, इराक, इजिप्ट। ये वो ममालिक हैं जिनकी सरहदें डायरेक्ट अब मौजूदा जो इसराइल है उसको लगती हैं, जबकि जो फ़लस्तीनी हैं वो ख़ुद इसराइल के अंदर अब 2 इलाकों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। एक तो ये जो गज़ा स्ट्रिप का इलाका है, 365 किलोमीटर स्क्वायर का ये इलाका है, और इस वक्त यहाँ पर हमास जो है वो चूँकि बरसरे इक़्तिदार है, उन्होंने इंतखाब जीता था, और जिसके बाद जो फ़तेह जमात है उसको शिकस्त देने के बाद हमास ने गज़ा स्ट्रिप पे अपनी हुकूमत कायम की थी। और चूँकि उनका एक मिलिट्री विंग भी है जिसकी जानिब से 7 अक्टूबर को हमला किया गया था इजरायली जो आर्मी है उस पर, और उन्होंने वजह जो बुनियादी तौर पर है हमास के जो ओहदेदार हैं वो ये बताई कि हम पर जिस तरह से मुजालिम ढाए जा रहे हैं, और इन मुजालिम को ढाते जाने का तकरीबन कह लें कि 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो इन 100 सालों के दौरान जिस तरह से हमें बर्बरियत का निशाना बनाया गया, उसको रिटेलिएट करते हुए उसके जो है जवाब में हमास का ये कहना है कि उन्होंने ये हमला किया,
जबकि इसराइल दूसरी जानिब से कहता है कि ये निहत्ते इजराइलियों पर हमास की जानिब से एक दहशतगर्दी की गई थी और इसराइल ने इसको दुनिया का दूसरा 9/11 भी कह दिया था। साथ साथ जो है इसराइल बमबारी ने गजा को खंडर बना दिया है और उसके साथ साथ गजा के जो नसर मेडिकल अस्पताल है और कॉम्प्लेक्स है, अल-कुद्स अस्पताल है, इनको निशाना बनाया जा रहा है। और अब कल हमने ये खबर ब्रेक की थी कि अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। एक बच्चों के अस्पताल को उड़ा दिया गया था बॉम्ब से और अब दोबारा इजराइल की जानिब से धमकी दी गई है कि बच्चों का अस्पताल है अल-तरतीसी, उसको भी तबाह कर देंगे और खाली कर दिया जाएगा। अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है और इसके अलावा रिफ्यूजी कैंप्स में फ़लस्तीनी बेचारे जहां पर वो रह रहे हैं उन कैंप्स को निशाना बनाया जा रहा है और फिर खुद ही जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी वहाँ पर शहरबानो जहाज के जरिए पम्फलेट्स फेंके गए हैं गजा के अंदर कि अगर आप अपनी जान को महफूज बनाना चाहते हैं फौरी तौर पर आप टुवर्ड्स रफा क्रॉसिंग जो इजिप्ट का बॉर्डर है वहाँ पर मूव कर जाएं। और जब वो निहत्ते अपने बच्चों को उठाकर खवातीन बूढ़े बुजुर्ग जब वो वहाँ जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर बमबारी की जा रही है। शदीद किस्म के जो वॉर क्राइम्स हैं उनका मुर्तकिब है इस वक्त इसराइल और कटहरे में लाना चाहिए। पहले पागल बनाकर उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और अगर वो लोग अमन चाहते हैं, वो लोग अगर जा रहे हैं वहाँ से इस खौफनाक माहौल से बचकर, अगर वो चाह रहे हैं कि हम इस फजा से निकलें तो वहाँ पर भी उन पर बॉम्बिंग की जा रही है। तो हमारी दुआएं, हमारी इस वक्त जो सोच है वो अहले गजा, वो फ़लस्तीनियों के साथ है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी पैदा करे और जल्द से जल्द इस जंग का खात्मा हो। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब अपने मुल्क की अगर बात करते हैं तो मुल्क में महंगाई का बिलखसूस जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि ये मुसलसल बढ़ रही है। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, बिजली और गैस महंगी हो चुकी है। गो के निगरान हुकूमत ने अक्टूबर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपए फ़ी लीटर कमी की, मगर इसके बावजूद आवाम को इसका रिलीफ नहीं मिल सका। बिल्कुल नहीं मिल सका। अगर हम देखें सब्जियों की कीमतों की बात करें, दूध की कीमत की बात करें और दीगर जिन लोगों ने किराए बढ़ाए थे, पेट्रोल बढ़ने पर, लेकिन जब 40 रुपये कम हुआ किसी ने उन कीमतों को वापस नहीं किया और कोई हुकूमती इदारा या हुकूमत का कोई नुमाइंदा अभी तक आवाम को रिलीफ देने में आगे नहीं बढ़ा और नाकाम नज़र आ रहा है। सिर्फ हम देखते हैं कि मुतालबात किए जाते हैं और बोला जाता है कि क्योंकि 40 रुपये कम कर दिया गया पेट्रोल तो आप अपनी कीमतों को भी कम करें। अब जो कीमतें बढ़ चुकी हैं वो आम आदमी के लिए कम नहीं हो रही। और इदारा शुमारियात के मुताबिक जो अक्टूबर की अगर बात की जाए तो इसमें महंगाई की शरह जो है वो बढ़ चुकी है और निगरान वज़ीर ख़जाना ये दावा कर रही हैं कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है। महंगाई तो पहले से बहुत कम हुई है और महंगाई के हवाले से हुकूमत के मुतज़ाद दावों पर रुबीना यूसुफ ने अवामी राय पर एक पैकेज तैयार किया है। आइए वो देखें। मुल्क में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। खाने पीने की चीजें अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से अवाम पर मजीद बोझ डालने का सिलसिला जारी है। हुकूमत के महंगाई से मुतालिक मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि महंगाई में कमी की जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर महंगाई में कमी की जा रही है तो इसका फ़ायदा अवाम को क्यों नहीं हो रहा। हुकूमत का दावा है कि महंगाई में कमी आ रही है, आपको क्या लगता है? पता नहीं कहाँ से कमी आ रही है, मुझे तो नहीं लगता कि कमी आ रही है। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये सारे जो खड़े हैं ना, इनको सबको पता है कि क्या किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। जो मेरा ख्याल है जो चीज़ें हम लोग लेते थे कोई 3 मंथ्स मतलब लेटर आप अगर कहें तो अब वो हो गई हुई हैं कम से कम डबल से भी ट्रिपल। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना का दावा है कि महंगाई में कमी आ गई है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, तो आपको लगता है कि ये कमी आई है या इजाफा? अभी कोई चीज़ें बची रेट मसलन किसी चीज़ का रेट कम हुआ है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों का रेट अभी ना तेज़ ही है, कम नहीं हुआ है इतनी। गैस महंगी कर रहे हैं, बिजली भी महंगी कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल भी नीचे अभी नहीं इतना आ रहा जितना करना चाहिए। महंगाई का जिम्मेदार किसे समझती हैं आप? किसे समझती हूँ? आपके सामने किसको समझे? गवर्नमेंट है, किसको समझे? हमारा मुल्क सोना है जो खा गए हैं ये गद्दार। हुकूमत का ये कहना है कि महंगाई में कमी आ रही है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, आपको क्या लगता है इजाफा हुआ है या कमी आई? बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पहली हुकूमत में बहुत ज़्यादा हम कंफर्टेबल थे, वो भी मुश्किल थी, लेकिन अब जो है ना मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बच्चों की फ़ीसेस और शॉपिंग वगैरह का तो हम बहुत मुश्किल से ही मैनेज करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ग्रॉसरी करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। क्या सोर्स ऑफ इनकम है, कैसे गुजारा करती हैं आप? गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट आपको पता है फिर ये जो पे होती है उसमें बहुत मुश्किल से गुजारा होता है।
घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी कर दी गई, जबकि हुकूमत ने 16 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपये तक की तारीखी कमी की, लेकिन इसका भी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि महंगाई में कमी आ रही है, तो आपको क्या लगता है? महंगाई में तो कोई कमी नहीं आ रही, कस्टमर है नहीं, आप देख सकते हैं शॉप पे महंगाई बहुत है, कस्टमर पैसा खर्च कर ही नहीं रहा, कारोबार तो तबाह हो गया है इस महंगाई में। वो तो मुश्किलात होंगी, लाइट तो पहले बहुत महंगी है, बिल नहीं पूरे हो रहे, अखराजात नहीं पूरे हो रहे, ऊपर से गैस भी कर देंगे तो उससे और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मजदूर आदमी है, क्या करेगा हम बताएं। आप खुद इस चीज़ को सोचें कि हम लोग क्या करेंगे जब हमारी 1000 रुपया दिहाड़ी है, किसको बताएं अपना दुख। अवाम की राय आपने सुनी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को डिफॉल्ट से बचाने और मुनाफाखोरों को लगाम डालने के लिए हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने होंगे ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। तो जनाब रवीना ने आम आदमी की आवाज़ हम तक पहुंचाई है, बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट तैयार की है कि आम आदमी क्या कह रहा है इस महंगाई के दौर में। तो मुल्क की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक। बिल्कुल, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुल्की सियासत की। मुस्लिम लीग नून सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म है। इस इत्तेहाद के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी पेशरफ भी सामने आई। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान ने मिलकर चलने के वादे कर लिए हैं और आइंदा इलेक्शन एक साथ लड़ने पर इत्तफाक भी हो गया है। और इतलात ये भी आ रही है कि नून लीग ने MQM, GDA, JUI समेत पीपल्स पार्टी मुखालिफ हर सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद करने का इरादा कर लिया है। इसके साथ नून लीग की सिंध में तंजीम साजी भी अब शुरू हो चुकी है और बशीर मेमन को सिंध का सदर मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी मैदान में है। आसिफ जरदारी मुखालफिन का सियासी मैदान में वेलकम करने के लिए तैयार हैं और मुल्क का अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो को बनाने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि PTI ने तमाम कौमी और सूबाई हलकों में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मीर साहब, इलेक्शन से पहले देख रहे हैं हम नई सफबंदियां शुरू हो चुकी हुई हैं। MQM और नून लीग का जो इत्तेहाद हुआ है कल, पीपल्स पार्टी के लिए कितना खतरा नजर आ रहा है आपको, और इस इत्तेहाद से फायदा किसको होने वाला है? देखिए, पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। ये इत्तेहाद टेम्परेरी है। अच्छा। मैंने तो प्राइम हाउस के अंदर से देखा हुआ है कि किस तरह ये इत्तेहाद बनता है और टूटता है MQM का। MQM की एक पुरानी ट्रेडिशन है कि जहां अगर उनको कोई चीज नहीं मिलती, वेदर इट इज PMLN, वेदर इट इज PMLQ, और जब जनरल मुशर्रफ थे तो उस वक्त थ्रेट्स होती हैं कि जी हम तो जा रहे हैं और आपकी जो असेंबलीज हैं बिल्कुल टेंडर हुक्स पे चल जाती हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कि गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट नहीं रहेगी, गवर्नमेंट का क्या बनेगा। सो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल नारा है और इसको मैं कहता हूँ पॉलिटिकल गिमिक्री, जस्ट टू गेट इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। ये परमानेंट नहीं होता, आगे जाके डिमांड्स कुछ और हो जाती हैं और फिर उसके बाद डिमांड्स जब हैवी होती हैं फिर आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बिल्कुल हिल जाता है और फिर हम सब कहते हैं अब क्या होगा, क्या ये जाएंगे, क्या ये रहेंगे। तो ये मेरी नजर में एक टेम्पररी इत्तेहाद है इलेक्शन का। मीर साहब, अगर सिंध की सूरत हाल को देखें तो ये तो पीपल्स पार्टी के लिए मुझे बड़ा फायदेमंद लग रहा है इत्तेहाद। नहीं जी, नहीं, कोई नहीं। पीपल्स पार्टी का अपना वोट है। देखें ना, पीपल्स पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, मेरी नजर में है। उसका वोट बैंक बिल्कुल प्लेसिड और डोसाइल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है कि इन्होंने इतना काम नहीं किया, पर्टिकुलरली पंजाब में जहाँ के ये डोमेन करते थे, एक जमाने में इनकी डोमेन थी। तो क्यों हुआ? पेशावर में आप देखो, जब आफ्ताब शेरपा जैसे लोग बैठे होते थे और पंजाब के अंदर आपके कैसे कैसे लोग यहाँ जबरदस्त किस्म की बैठे होते थे, तो वो एक ड्विंडल कर गया वोट। इसको रिवाइवल मेरी नजर में सही तरह नहीं हुआ और वो डोसाइल है बिल्कुल, वो इरोड होता रहा। सो अब जब हम बात करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, पर्टिकुलरली सिंध को और कराची को, हैदराबाद और कराची को, तो उसके अंदर ये कोई शक नहीं है MQM का वोट है। लेकिन अगर आपने ये वोट सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इनटू पावर लेना है तो आई डोंट थिंक दैट विल बी द राइट थिंग। हाँ, नंबर्स हो जाएंगे असेंबली के अंदर। मीर साहब, जैसे अभी आपने ही निशानदेही की कि इस इत्तेहाद का नून लीग और MQM के इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी पे कोई असर नहीं होगा, मेरा सवाल एग्जैक्टली यही था। उस तरफ आपने थोड़ी सी बात भी की है कि
क्या नून लीग को कोई फायदा है इस इत्तेहाद का, अदर देन कि आप एक इत्तेहादी को शामिल करके एक मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि हमने पीटीआई के साथ भी देखा कि वहां पर भी इत्तेहाद में जब एमक्यूएम थी तो फिर आखिरी अयाम में उनकी हुकूमत के जो आखिरी अयाम थे, क्या गड़बड़ हुई वहां पर? बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसके अंदर देखना है कि एक्चुअली की प्लेयर कौन है। की प्लेयर जो भी आप कर लें, की प्लेयर जो है वो पीटीआई ही होगा, क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक है। ये अगर मैं आपके साथ झूठ बोलूं या इधर उधर की गलत बात करूं, वो गलत चीज है। पीटीआई का बिल्कुल बेशक वोट है, लेकिन ये दोनों पार्टीज क्या अपनी ईगोटिस्टिकल जो एक एटीट्यूड है, क्या उससे हट के और पॉलिटिकल एटीट्यूड इस्तेमाल करें, तो आई थिंक पीटीआई का एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल हो सकता है इन बिकमिंग एन अलायंस इन विद द पीपीपी। मैंने तो पहले कहा पीपीपी एंड पीटीआई का अलायंस कहीं ना कहीं होगा। ये लाइक माइंडेड है। देखो, अलायंस उसी के साथ होता है जो लाइक माइंडेड होते हैं। अब आप देखें कि जब ये पीटीआई आई थी, इसके साथ वही लोग आए थे कि जो लाइक माइंडेड थे, बाकी क्यों नहीं आए? पीडीएम के अंदर वही थे जो लाइक माइंडेड थे, बाकी क्यों नहीं आए? सो बेसिकली लाइक माइंडेड का ये होगा अगर तो आपने लॉन्ग टर्म चलना है जिसमें गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स होती है। तो यहाँ आई फील कि ये अभी जब देखेंगे कि वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल ड्रिफ्ट कहाँ जा रही है, तो उसके अंदर पीटीआई के लोगों के पीछे भी ये लोग आएंगे। मीर साहब, अहले कराची का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि अवाम का जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है, एट दी एंड तो खमियाजा जैसा भी हो भुगतना अवाम को ही पड़ता है। ये बताइएगा सर कि कितना ज़रूरी है कि बल्दियात में जो हुकूमत हो जिस पार्टी की, सूबे में भी उसकी हुकूमत होने से जो आम अवाम है उसको कितना फ़ायदा हो जाता है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि वसीम अख्तर जब मेयर थे वो भी इक़्तिदार का रोना रोते थे पीपल्स पार्टी के सामने, और अभी खुद पीपल्स पार्टी के मेयर हैं। मफरूज़ों पे अगर बात करते हैं, कल को नून लीग का इत्तेहाद जीतता है, वो सिंध में हुकूमत बनाते हैं, कराची में बिलखसूस, तो फिर अवाम बेचारी किस तरफ जाएगी? देखिए, एमक्यूएम इन पर्टिकुलर जब आप इसको सिंगल आउट करते हैं, ये अगर पावर में नहीं होती किसी तरीके से, जैसे आपने वसीम की बात की है, तो ये फिर बिल्कुल वो कह लेना ऑब्सोलीट हो जाती है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं एमक्यूएम से कि काम हो। अब मुस्तफा ने देखो, जब ये आए मेयर बने तो नेमतुल्लाह काम किए थे, लेकिन मुस्तफा ने और काम किए। तो मुस्तफा, ये मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो है एमक्यूएम में बड़े काम करने वाले हैं, बहुत काम करने वाले हैं, लेकिन काम आप कैसे करेंगे जब तक कि आपकी स्ट्रिंग्स जो है, पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स, ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इसको खुला ना छोड़ेंगी। क्योंकि हर बार कहता है मैंने किया है, हमने नहीं किया, तो मैंने, दैट मींस एमक्यूएम, भाई अगर एमक्यूएम ने किया तो फिर उनके साथ जो इत्तेहादी हैं उन्होंने भी किया। मिलजुल के होता है ना सारा। तो ये मिलजुल की बात नहीं होती है हम सब इंडिविजुअल्स। वो आपने अभी देख लिया इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी। अभी आपने कहा जरदारी साहब अब आगे, भाई वो इलेक्शन कैंपेन में इनको वेलकम करेंगे। भाई पहले तो आप सारे एक ही थे ना जी। तो वो तो एक आपने एक इत्तेहाद बनाया था एक आदमी के लिए, वो आदमी साइड पे हो गया। अब उसको रीसेट का मिलता है तो फिर आप देखें पॉलिटिकल तितर बितर इधर सारा निजाम हो जाएगा। सो लेट्स वेट एंड सी डेवलपिंग स्टोरी है अभी। अमीर साहब, क्या लगता है कि नून लीग की जानिब से जो इत्तेहाद बनाया गया है, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकेगी और अपनी साख को बहाल कर सकेगी सिंध में नून लीग? और दूसरा, सईद गनी साहब कहते हैं कि माजी में नून लीग के कोई कराची में वोट थे या वोटर्स थे, अब कोई भी नहीं है, अब उनको कोई भी पसंद नहीं करता कराची में। देखिए, अगर मुस्लिम लीग की हम बात करते हैं तो काफ का एक प्रेजेंस थी, जो प्रेजेंस सिंध में हमने देखी है। वो मुस्लिम लीग एज अ होल, हमेशा याद रखें कि पर्टिकुलरली सिंध के अंदर एंड पर्टिकुलरली कराची एंड हैदराबाद के अंदर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक उसमें एक कॉरिडोर्स पार में रही है। ये एक लेगेसी चल रही। क्या ये लेगेसी जो खराब हुई फ्रंटियर में बलूचिस्तान और आपके पंजाब के अंदर, क्या ये वहां हो सकती है, नहीं हो सकती है? वी डोंट नो। क्योंकि इस वक्त जो आवाम है, दे डोंट केयर। वो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, हम सर्वाइवल पे हैं, हमें जीने दो, महंगाई को कम। दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। सो जो भी आएगा कम करो। बहुत मुश्किल बात है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद होते हुए देख रहे हैं आप? मैंने तो पहले कहा, बहुत देर का कहा है, ये लाइक माइंडेड है। ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई लाइक माइंडेड है, इनका इत्तेहाद होगा, हो सकता है। ये देखे ना, वरना आपका एक पॉलिटिकल डेडलॉक हो जाएगा। एमक्यूएम ट्राइड एंड टेस्टेड, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइड एंड टेस्टेड, जेयूआई का कोई पता नहीं कहाँ जाएगी, क्या होगा। वो एक आपके लोग एक मीडिएटर का एक रोल प्ले करते रहे, लेकिन वोट बैंक कहाँ है? वोट बैंक तो पीटीआई का है।
ये तो आप खुला छोड़ें तो आपको पता चलेगा ना। भाई साहब, जाते जाते एक और अहम सवाल का जवाब भी देते जाएं सर कि पीटीआई की जानिब से भी अब तमाम कौमी और सूबाई जो हल्के हैं वहाँ से इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं? इलेक्टेबल्स मिल जाएंगे पीटीआई को? इलेक्टेबल्स ना भी हों, ये पहले इलेक्टेबल्स थे ये लोग, ये तो सिर्फ एक आदमी के नारे पे आए थे, ये इलेक्टेबल्स हैं। देखो ना, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज इधर उधर, हाँ कुछ इलेक्टेबल्स थे जो अपने जोर पे आए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीटीआई वाज आम आदमी, इंडिविजुअल आदमी। लेकिन पीटीआई ने अगर आना है आगे तो ये अपना एक रीसेट बटन करेगी और अपना एक एटीट्यूड और इगोटिस्टिकल जो एटीट्यूड्स हैं, पर्टिकुलरली जो चेयरमैन है पीटीआई के, इनको चेंज करना पड़ेगा, रिकंसिलिएटरी मोड में जाना पड़ेगा। आपने एक दूसरे से बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, ये खत्म कर दें मैं, देयर इज नो मैं, देयर इज हम, बिकॉज़ पाकिस्तान नीड हम, पाकिस्तान डजंट नीड मैं एनीमोर, पाकिस्तान डजंट नीड मैं एनीमोर। बड़ा जबरदस्त आपने ये जवाब दिया है, बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का, और जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है इस पर अपना तजिया पेश किया। हम आएंगे जी ब्रेक के बाद वापस और प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे अपने प्यारे पाकिस्तान की। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और हम कोशिश करते हैं कि आप तक पाकिस्तान के वो तमाम खूबसूरत मकामात पहुंचाएं जो आपने अभी तक नहीं एक्सप्लोर किए भी हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं किए, वो देखें। तो अभी आज हम बात करने जा रहे हैं इसी तरह के खूबसूरत मकाम। मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि हम इससे पहले भी पाकिस्तान की बात कर रहे थे। जाहिर है पाकिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम पाकिस्तान के सियाहती मकामात की, पहले हम पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहे थे, अब हम करेंगे सियाहती मकाम की। तो शेरबानो, वैसे आप ही बताएं हमारे नाजरीन को, आज हम किस जगह का जिक्र कर रहे हैं? आज हम जिक्र कर रहे हैं हन्ना झील का। तो बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। बाज पहाड़ संगलाख और सब्जे के बगैर हैं, जबकि बाज दरख्तों से लदे हुए हैं। यहाँ आबशारें और झीलें भी हैं। इनमें से एक झील कोयटा से चंद किलोमीटर के फासले पर है और बुलंद पहाड़ों के दरमियान इस खूबसूरत झील को हन्ना झील का नाम दिया गया है। कोयटा से शिमाल की तरफ वाक़या संगलाख चट्टानों में 1894 में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद रखने और आसपास के राजी को सैराब करने के लिए हन्ना झील का क़याम अमल में लाया गया था। जबकि हन्ना झील मौसम सरमा में जो मुहाजिर परिंदे हैं उनके लिए अमाजगाह का काम भी करती है। साइबेरिया से आने वाले आबी परिंदे यहाँ मौसम सरमा में आते हैं और मौसम बहार की आमद तक यहीं रहते हैं। अफजाइश नस्ल भी यहीं पर करते हैं। इनकी बड़ी तादाद में मुर्गाबियाँ शामिल हैं। 1818 एकड़ रकबे पर फैली हुई ये झील है जो कि 32 करोड़ 20 लाख गैलन पानी जखीरा करने की गुंजाइश रखती है। इसकी गहराई तकरीबन 43 फीट है। बारिशों और बर्फबारी का पानी मुख्तलिफ गुजरगाहों से होता हुआ झील तक पहुँचता है। और ये झील के मनाजिर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, खूबसूरत। और ये मैन मेड झील है, ये मुझे आज पता चला है। वैसे नेचुरल झीलें भी होती हैं, तो ये सयाहों के लिए एक दिलकश मकाम है। और यहाँ पर चारों जानिब पहाड़ों की मौजूदगी में हन्ना झील एक बहुत बड़े प्याले की सूरत में दिखाई दे रही है। बारिश और बर्फबारी के बायस ये पानी से भरी रहती है। झील का जो पानी है वो ज़रूरी मकासद के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जिसे एतराफ़ में फैले हुए खेतों और फलों के बागात तक पहुँचाया जाता है। और इस तरह से इस झील को सयाहत के साथ साथ ज़राअत और बागबानी के लिहाज से भी अहमियत हासिल है। हन्ना झील अपनी नौइयत और शक्ल सूरत के लिहाज से शिमाली इलाके की मशहूर झील सैफुल मलूक से मिलती जुलती है, लेकिन इसे झील सैफुल मलूक की तरह खूबसूरत दरख्तों और सब्जे से ढके हुए पहाड़ों वाला माहौल मैसर नहीं है। इसके एतराफ़ में फैले हुए हैं ज़रा भूरे रंग के और रेतले पहाड़, मिट्याले पहाड़, दरख्तों और सब्जे से महरूम है ये। और इस कमी को दूर करने के लिए हन्ना झील के किनारे शजरकारी भी अलबत्ता की गई है। वहाँ काफ़ी तादाद में पाइन, चनार और ऐश के दरख्तों के अलावा फलदार दरख्त भी लगाए गए हैं, जिसकी बदौलत माहौल और खूबसूरत भी हो चुका है। और इसके विजुअल्स आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देखें और इसको देखकर लगता है कि ये पाकिस्तान के किसी प्रोविंस के या किसी जगह के मनाजिर। क्या बात है, खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान। बिल्कुल वैसे हमने अपने ही मुल्क को ना बड़ा अंडर एस्टिमेट किया है। ये हम लोग जब भी बात करते हैं अपने दोस्तों यारों से, हमको बात करने से छुट्टियां आ रही हैं तो बाहर चलते हैं। क्या ट्रिप प्लान कर रहे हैं जी, इधर उधर के। और अगर कोई कहेगा कि आप यार नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो उसको कहते हैं यार वहाँ तो सभी जाते हैं, तुम जरा बाहर जाओ। हमारे नॉर्दर्न एरियाज को भी अंडर एस्टिमेट, अंडर वैल्यू, वो भी इस वजह से क्योंकि ज्यादातर लोग मरी को ही नॉर्दर्न एरिया समझ लेते हैं। वैसे और भी बहुत जगह है, उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। बड़े बड़े खूबसूरत है यहाँ पर जो है वो देखने वाले मनाजिर है। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप वहाँ पर ये हुंजा चले जाएं, आप स्कर्दू चले जाएं, हमारा भरा पड़ा है खूबसूरती से, कश्मीर भरा पड़ा है।
और बाकी जो दीगर मुजफ्फराबाद एंड मानसहरा वाली साइड पे भी जाएं तो वहाँ पे बड़ी खूबसूरत जगह हैं। कोयटा वाली साइड पे जाएं, खूबसूरत तरीन। एबटाबाद तो हमारे करीब भी है, इतना कोई दूर नहीं है हमसे, तो वहाँ पर भी अगर हम जाते हैं तो बहुत ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आप बहुत खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं, नज़ारा कर सकते हैं। सिंध में भी बड़े बड़े खूबसूरत वहाँ पर जगह देखने वाली हैं। फिर ये पंजाब के अंदर आपको पंजाब में बड़े बड़े खूबसूरत मकामात दिखने में आते हैं। ग्रीनरी, अगर आप सिंध से आते हैं तो पंजाब में तो आपको ग्रीनरी देख के बड़ी खुशी होती है कि ये बहुत हरियाली है, हर तरफ पहाड़ जो हैं वो तो हमें मिलते हैं आगे जाकर। तो अगर पंजाब की साइड की बात की जाए, पंजाब की पट्टी की, तो जो यहाँ पर फसलें हैं वो अपनी एक वैसे शहरबानो हर मौसम के एतबार से हमारे मुल्क में ऐसे सियाहती मकामात मौजूद हैं जहाँ किसी भी तरह का मौसम हो तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अगर गर्म मौसम है तो आप ठंडे इलाके में चले जाएं, ठंडा मौसम है तो गर्म इलाके भी यहाँ पर मौजूद है, और अब आगे बर्फबारी स्टार्ट होने वाली है तो फिर ऐसे ऐसे खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। जाना चाहते हैं, जंगलात में जाना चाहते हैं। हम लोगों ने वैसे स्पेशल प्लान भी किया हुआ है शहरबानों के कुछ मकामात जो हैं वहाँ पर जब पहली बर्फबारी होती है तो वो क्या ब्रेथ टेकिंग व्यूज होते हैं, हम वो कैप्चर करने वाले हैं। जब पहली बर्फबारी होगी फिर वो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। मैं तो ये मजे की बात ये बता रही हूँ कि मैं लाइक लास्ट ईयर गई थी कलाम वगैरह, और वहाँ पर जो है वहाँ पे तो बर्फबारी मैंने नहीं देखी, लेकिन उसके बाद वापसी पर जब मैं आई थी नथिया गली, तो नथिया गली को नॉर्मल समझते हैं, चलो कोई नहीं यार चलो नथिया गली चलें। नथिया गली में जब बर्फबारी का आगाज हुआ है और इतना खूबसूरत वो सारा नज़ारा था कि आप मतलब उसको एंजॉय करेंगे, आप उसको बहुत ज़्यादा फील करेंगे। और हाँ, बर्फबारी शुरू में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद एक ना थोड़ा सा जो सैड कर देने वाला एस्पेक्ट इस मामले में ये होता है कि हमारी जितनी भी हुकूमतें अब तक आई हैं उन्होंने किसी भी सयाहती मकाम के लिए खातिर खा काम टूरिज्म को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जिस तरह के मकामात हैं, जितना रेवेन्यू हम बना सकते हैं। बहरहाल तो जी ये थी आज की हना झील। बीचेस भी हैं हमारे पास, बीचेस को मैं भूल गई थी। बीचेस अगर हम अपने बीचेस को अच्छे तरीके से पक करें तो वो एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। तो इसी पर हम ले रहे हैं ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं जब अदाकारी की तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हीरो हैं दर्पण, जिनको हमसे जुदा हुए 48 बरस बीत चुके हैं। दर्पण जिनका असल नाम सैयद इशरत हुसैन है और 1928 को वो भारत के सूबे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ 1950 में रिलीज़ होने वाली फिल्म अमानत से किया, जिसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्म बिल्लो में काम किया। उसके बाद वो किस्मत आजमाई के लिए मुंबई चले गए, जहां उन्हें बराती और अदल जहांगीर नामी फिल्मों में अदाकारी का मौका मिला। दर्पण ने 1959 में फिल्म साथी बनाई जो बहुत मकबूल हुई और उसी से उनकी कामयाबियों का बाकायदा आगाज हुआ। बिल्कुल, दर्पण ने शमा, सहेली, इंसान बदलता है, आंचल और जब जब फूल खिले समेत मजमूई तौर पर 67 फिल्मों में काम किया, जिनमें 57 फिल्में उर्दू, 8 फिल्में पंजाबी और 2 फिल्में पश्तो ज़बान में बनाई गई हैं। दर्पण ने बतौर फिल्म साज भी चंद फिल्में बनाई, जिनमें बालम, गुलफाम, टांगे वाला, इंस्पेक्टर और एक मुसाफिर एक हसीना के नाम शामिल हैं। उन्होंने अदाकारा सैयरा सुल्ताना को अपना जीवन साथी बनाया। ये शादी फिल्मी सनत की कामयाब तरीन शादियों में शुमार होती है और दर्पण का इंतकाल 8 नवंबर 1980 को लाहौर में हुआ। बिल्कुल, और आज उनको हमसे जुदा हुए 48 बरस बीत गए। हम उनको याद कर रहे हैं और सुनो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट, जो कि हमारी रिवायत है प्रोग्राम की, हमेशा के तौर पर हम अपने जो इस कौम और इस मुल्क का जो असासा है उन्हें याद करते हैं और एक स्पेशल तरीके से उनको ट्रिब्यूट देते हैं। तो अदाकारी का जब हम जिक्र कर चुके तो अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मज़ाह निगारी का जिक्र अब करते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी एक ऐसा टैलेंट है जिस पे हर एक को अबूर हासिल नहीं होता है। अदाकारी से बेशक मिलता जुलता है, लेकिन ये इंतहाई मुश्किल काम है। किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, और ये इस बारे में भी कहा जाता है कि जी ये जो हंसना हंसाना होता है ये रोने को छुपाना होता है। और जैसे शेर से शायरी का आगाज़ अब हमने किया तो दुनिया भर में मकबूल शायर हैं ये। अनवर मसूद कौन नहीं जानता, आज 88वीं माशाल्लाह से इनकी सालगिरह, और वो 8 नवंबर 1935 को गुजरात में पैदा हुए थे। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से MA फ़ारसी करने के बाद शोबा तालीम से वाबस्ता हुए। उन्होंने शायरी को इजहार का ज़रिया बनाया और मुआशरती ख़राबियों को मज़ाहिया और तंज़िया अंदाज में वो सामने लेकर आए। उनकी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी में एक मैसेज होता है जिसे सुनकर आम आदमी तो सिर्फ मुस्कुराकर या कहकहा लगाकर खामोश हो जाता है, मगर
दर्द दिल रखने वाले हजरात उनके पैगाम की रूह को समझ समझकर जाते हैं। मुस्कुराने के बाद मलूल और दिल गिरफ्तार हो जाते हैं। और उनको कुदरत ने अदायगी में जो मलका अता किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। और शेर सुनाने का अंदाज इतना दिलकश है कि इंसान सुनने के बाद अश कर उठता है। और उनके तंज़िया और मज़ाकिया जो कलाम हैं, जो कतात हैं, जो शायर हैं, जो शायरी है, वो सब लोग बहुत पसंद करते थे। और मुआशरे की तारीकों को उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में बयान किया। उन्होंने अपनी सोचों को बड़ा एक सरकास्टिक वे में बयान किया। और अगर उर्दू और पंजाबी की मज़ाकिया शायरी की बात की जाए तो अनवर मकसूद का नाम सर फहरिस्त रहता है। और उनकी जो शागुफ्तगी थी, शाइस्तगी थी उनके मिजाज में, वो सब लोग जानते हैं, उससे वाकिफ़ हैं। और इसी पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है। हम लोग उससे पहले हैप्पी बर्थडे कहेंगे अनवर मसूद हाँ साहब जी। को। हमारी तरफ से एक स्पेशल जो हम एक स्टाइल Tribute देते अडॉप्ट हैं। करते होते हैं शायर बानो। हाँ। हैप्पी बर्थडे गा दें थोड़ा सा। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अनवर मसूद साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इनकी बड़ी बड़ी मज़ाहिया शायरी है। एक इनकी बड़ी फेमस बनैन लाइन जानते हो जो हम सभी ने सुन रखी है। हाँ, तो दुआ करते हैं कि आपको अल्लाह ज़िंदगी अता फरमाए मज़ीद। अनवर साहब सेहत के साथ आप जो है इसी तरह हंसाते रहें कौम को। और अपने अनवर जो मसूद साहब की एक बात मुझे याद आती है बड़ी खूबसूरत। वो गालिबन हम साया मुल्क में थे एक मुशायरे में, और वहाँ पर बात करते हुए उन्होंने ये बात कही कि एक बार उन्होंने एक शेर पढ़ा, हाँ तो जो सामीन थे उनमें से एक साहब ने, जैसे हम मुकर्रर इरशाद कहते हैं, तो वो बार बार कह रहे थे दुबारा इरशाद, दोबारा इरशाद। तो ये भी होता है। और फिर मज़ाहिया निगारी ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है। तो अनवर बिल्कुल मसूद साहब आपका ये टैलेंट हमेशा से जो है वो अदब का हिस्सा बना है और बनकर रहेगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं शहरबानो प्रोग्राम बिल्कुल में। जी। आप वो जी मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती। शेर से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम किस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं। आज जॉन एलिया साहब की 20वीं बरसी है और उस पर हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। वाह 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 जी, जॉन एलिया साहब की बरसी से खूबसूरत। मुताल्लिक ये हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की और ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट सुनो पाकिस्तान की जानिब से। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी खुशबू से गुफ्तगू की। वाह, क्या वाह, बात क्या है, बात है। कमाल। जॉन एलिया साहब को याद कर रहे हैं हम, और इस मौके पर आज हमारे दरमियान दौरे हाजिर के गैर मामूली शायर, बड़े ही खूबसूरत इंसान, और इनका इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से ये खुद इतना बड़ा एक इंट्रोडक्शन है कि ये शागिर्द रहे जॉन एलिया साहब के, और उनकी नशिस्तें इन्होंने जो हैं वो अटेंड की हैं, उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ गुफ्तगू की है। बात करते हैं वाजिद अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वाजिद अमीर साहब कैसे हैं सर? वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का शुक्रिया कि जिन्होंने जॉन साहब के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया और हमें भी बात करने का मौका दिया। मैं शायद उनका शागिर्द तो नहीं रहा, लेकिन उनसे सीखा बहुत कुछ। वाह 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 वाह। अच्छा वाजिद साहब, आपने काफ़ी नशिस्तों में उनके साथ शिरकत की, जी जी जॉन साहब के साथ। जी। आपका ताल्लुक उनके साथ कैसा था और आपने उनको कैसा पाया? जॉन साहब बहुत दिलचस्प आदमी थे और बहुत गैर मुतफक्के आदमी थे। पता नहीं अगले लम्हे में वो किस वक्त क्या कर जाएं। हमने तो उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना। शायरी, लफ्ज़, जुमला, मिसरा, मतलब किसी ज़माने में जब सबरंग डाइजेस्ट था उसमें पढ़ा था हमने। डाइजेस्ट से लेकर शायरी तक, शायरी से लेकर मुशायरों तक, हर जगह उनको देखा, पढ़ा, सुना और उनसे बहुत कुछ सीखा। आप खुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत पसंद है लोगों को। आपकी शायरी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त एक तरफ आपको मतलब तज्जिया देती है कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में आप उनको फॉलो करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। जॉन साहब का जो नज़रिया था, हालांकि वो खुद सोशलिस्ट जहन के मालिक थे, कम्युनिज़म के हामी थे और इनकलाबी जहन रखते थे, और आलिम भी थे, बहुत सी ज़ुबानों के आलिम थे। बहुत सी किताबें उनकी वैसे भी नसर में भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी इल्मियत का रोब शायरी में नहीं डाला। शायरी को बहुत सहल, आसान और सहल मुमतना में रखा, आम फहम रखा, और जज्बात का सीधा इजहार उस शायरी में था। जो कुछ ज़ुबान पे है या जो कुछ जहन में है वो कह दिया गया, लेकिन उसमें एक खूबी और भी ये रखी गई कि गनायत ख़त्म नहीं की, शेरियत ख़त्म नहीं की, और जो मोहब्बत का जो उसमें ताल्लुक़ है वो मौजूद रहा। सर, हम लोग जॉन साहब को चूँकि आज याद कर रहे हैं, तो उनकी फ़रनूद में बड़ी कमाल किस्म के मज़ामीन को तरतीब दिया गया, और फिर उसमें हम ये देखते हैं कि वो मुआशरे को
एक आला सतह पर, एक आला मकाम पर देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी शायरी में एक इज़्तिराब है, एक झुंझलाहट की कैफियत है, बेचैनी है। तो इस तज़ाद को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा देखिए, एक जो शायरी में झुंझलाहट है, गुस्सा है, वो तो एक शायर का बुनियादी अंसर है, उसमें मौजूद होता है। उसका इजहार वो किस तरह से कर रहा है, ये शायर के ऊपर मुनहसर होता है। अच्छा, इतनी आम फहम आसान शायरी करने वाले जॉन साहब फरनूद में इतने ज़बरदस्त किस्म के नसर निगार नज़र आ रहे हैं, जबकि आम तौर पे जो शायर होते हैं नसर में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। और उसके बाद वो सवाने निगार भी थे, हसन बिन सबा उनकी बहुत बड़ी किताब थी, जो एक और किताब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो सवाने निगार भी थे, तारीख़ पे उनका बहुत अबूर उन्हें हासिल था। ज़बानें बहुत सी वो जानते थे, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, इब्रानी, उर्दू तो खैर थी ही। तो इतनी बहुत सी ज़ुबानों पे अबूर भी था उनको, इतना इल्म भी था, इतना कुछ जानते भी थे। शायरी लेकिन उन्होंने बड़ी हिस्सी मामलात में रची हुई शायरी। ऐसा ही है। अच्छा माजिद साहब, आपने देखा कि उनकी शायरी ज़्यादातर जो देखते हैं वो ज़्यादातर टूटे हुए दिलों वाले लोग ज़रूर सुनते हैं। ब्रेकअप जिसका होता है वो शायरी लगा के बैठते थे। जॉन एलिया साहब की मैं उनकी मेरे बहुत फेवरेट है वो। एक तो बहुत आसान शायरी है, हमें समझ आ जाती है, हमारी समझ के मुताबिक उन्होंने बड़े आम लोगों के लिए, जैसे कि आपने भी कहा कि लोगों को समझाने के लिए उन्होंने, हालांकि वो बहुत ज़ुबानों पे अबूर हासिल किया था उनको, उनकी अदब की, वो एक बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन बड़े आसान अल्फाज में वो लोगों को समझाते थे। दूसरा, हमने अक्सर देखा शायरी में देखा सैड से लगते थे वो, और एक मतलब तकलीफ में, बेचैन या तकलीफ में नज़र आते थे। तो इसकी वजह उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी थी। सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी ही नहीं होती, और भी आप पे मुआशरे के इतना ज़्यादा दबाव होता है अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपने रोज़गार के लिए। और आप जिस माशरत में रह रहे हैं, आपको पता है कि आपको चले आप बाहर ट्रैफिक कहीं जाके देख लें तो आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। आपको कदम कदम पे मुश्किलात का सामना है, रुकावटें खड़ी हैं। तो ये तो है, उसमें शायर झुंझलाहट का शिकार तो होता है। अच्छा, वो जो आप कह रहे हैं, तो शुरू जो मोहब्बत में ब्रेकअप हो या भूल जाए तो फिर जॉन को पढ़े, अभी शादी हो जाए, सब शायरों को भूल जाए। वैसे वाजिद साहब, क्योंकि जितने भी क्रिएटिव इंसान हैं और बिलखसूस जो शायर हैं, वो हसास बहुत होते हैं, और फिर जो हसास आदमी है वो बेचैन तो रहता है फिर, क्योंकि वो मुआशरे में जो जुल्म और जो ज्यादतियाँ हो रही हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्फाज में बयान करना, उसको पहले उसको फील करना पड़ता है। अच्छा देखिए, शायर का काम जो है ना, वो जो कुछ हो रहा है उसके मुतालिक बताना है कि ये हो रहा है, और ये भी बताना है कि ये अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन उसका काम, उसका हल नहीं उसने देना है, वो उसका काम ही नहीं है। वो कोई मसले हो या कोई रिफॉर्मर्स हो, वो उनका काम है, लीडर का, इनका। लेकिन शायर का काम उसको पिन आउट करना है कि ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही। वो उस मुआशरे से, उस माशरे में रह के उससे नामुतमईन है, तो वो बात कर रहा है ना। अगर मुतमईन हो तो वो तो आम आदमी की तरह 9 to 5 जॉब करेगा। हमारे ज़्यादातर जो बड़े शायर रहे और फिर हमारे जो बड़े अफसाना निगार रहे, हमने ये देखा कि उनका जो भी कलाम है उसमें एक दर्द नज़र आता है, एक तासुर नज़र आता है, एक असर नज़र आता है तकसीम हिंद का। और जॉन साहब के भी उसमें है, अमरोहा से जब वो यहाँ पर आए, अमरोहा बिछड़ने का उनका गम, बिल्कुल, और फिर उनके भाई का भी गालिबन इंतकाल हुआ, फिर उनका गम। जी बिल्कुल। तो क्या इन चीज़ों ने भी उनको बहुत इस तरह की कैफियत में रखा? अब वो एक उनका शेर है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में, क्या रईस साहब के लिए कहा था उन्होंने। तो देखिए, तकसीम का एक बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़ा दुख था, बहुत बड़ा सानिया था। उससे जो लोग भी गुजरे थे, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान उससे मुतासिर हुआ। उसको दुख को लोगों ने महसूस किया, लोगों को नुकसान हुए, जानी भी, माली भी, हर किस्म के नुकसान हुए। अब जो लोग अपने घरों में बैठे थे, उनकी जड़ें उस ज़मीन में थी, उसको छोड़ के और दूसरी जगह पर जाके आबाद होना कोई मामूली बात नहीं थी। लोगों ने वो किया, और इसका हिंदुस्तान पाकिस्तान की शायरी पे, अदब पे, लिटरेचर पे बहुत गहरा असर पड़ा, और बहुत अरसे तक इसका असर रहा।
गो के वो नस्ल जिसने तकसीम के बाद हिजरत की थी या हिजरत के सदमे सहे थे, वो नस्ल अब मादूम होती जा रही है। लेकिन उसका असर तो कहीं ना कहीं अदब में तो वो नजर आ रहा है। और जॉन साहब के भी वो उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हम कुछ सुनना चाहेंगे आप? जी, जॉन साहब के मैं कुछ अशार, फेवरेट अशार। हाँ जी, बे अमा थे, अमा के थे ही नहीं, हम तो जैसे वहाँ के थे ही नहीं। ये तो उसी की बात है, पार्टीशन। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। और देखिए वो एक शेर मैंने जॉन साहब का भी इसका बाद में पढ़ा था, वो बहुत वायरल भी हो गया। आज के बाद इशरत मजलिस से शाम गम कहाँ, आज के बाद इशरत मजलिस से शाम गम कहाँ, दिल ना लगेगा तेरे बाद पर तेरे बाद हम कहाँ, दिल ना लगेगा तेरे बाद पर तेरे बाद हम कहाँ। और ये क्या क्या कहा, इश्क जावेदानी है, क्या कहा, इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। और इसी से मुझे भी एक याद आ गया, किस लिए देखती हो आईना, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो आईने से भी खूबसूरत, खुद से भी खूबसूरत, तुम तो खुद से भी खूबसूरत, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। और वो यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, वाह वाह वाह, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। और मेरी हर बात बेअसर ठहरी, नक्श है कुछ मेरे बयान में क्या, नक्श है कुछ मेरे बयान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़बान में क्या है। तो ये सादा सलासत और सैल मुमतना की शायरी जॉन का खासा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई एक निशिस्त याद हो जॉन साहब के साथ जिसका कोई जिक्र करना चाहें, आपको यादगार वाकया? जॉन साहब के साथ एक खाने पे, अच्छा हम तो जॉन साहब के मुशायरे सुनने के लिए थे वो? नहीं कुछ भी नहीं, वो क्या चाय भाई, फेवरेट डिश कोई भी नहीं थी? नहीं, तो वो बहुत कम खाया उन्होंने हमारे साथ बैठे। अच्छा उसमें वो बहुत सी बातें, बहुत अशार, पुरानी बातें, ज्यादातर वो पुरानी बातों के तस्करे ही किया करते थे पुराने जमाने उसमें। उन्होंने मैंने उनसे जो सुना कि वो जिन लोगों की तारीफ कर रहे थे उनकी इल्मी काबिलियत का तस्करा कर रहे थे और उनके किरदार की तारीफ कर रहे थे। वो लोग थे जिनसे उन्होंने अरबी सीखी थी, ना वो उनके हम मसलक थे, ना उनके हम मिजाज थे, बिल्कुल मुख्तलिफ उनके मुख्तलिफ नौइयत के लोग थे उनके मिजाज से। लेकिन जॉन साहब ने उनसे पढ़ा था, उनके मदारिस में पढ़ा था, उनके इल्मी मर्तबे की और उनके किरदार की तारीफ कर रहे थे। ये तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए। जो मैंने जॉन साहब में ये खूबी देखी कि वो अपने मसलक से मुख्तलिफ, अपने मिजाज से मुख्तलिफ लोगों की तारीफ कर रहे थे, उनके किरदार की और उनकी इल्मियत की। ये तवाज़ुन मौजूद रहना चाहिए। ये तो वाजिद साहब वैसे किसी बड़े बाकिरदार शख्स का ही क्या कहते हैं ये ऐसा अमल हो सकता है जी, आला ज़र्फ, क्योंकि इतना आप डीप जाना और फिर के किसी भी शख्स की जो खूबी है उसको अनबाइस्ड रहते हुए उस खूबी को सिर्फ प्रेस करना, इख्तलाफ के बावजूद, किसी बहुत शदीद इख्तलाफ के बावजूद भी किसी शख्स के किरदार और उसकी इल्मी सतह को बुलंद रखना और उसको मानना, ये खूबी आला ज़र्फी है ये तो। अच्छा आपसे मैंने सवाल पूछा था कि आप उनको फॉलो करते हैं, तो आपने कहा बिल्कुल ये आप अनइंटेंशनली हम फॉलो करते हैं क्योंकि वो आपके सीनियर थे, तो आपके जो अंदाज़े बयां था उनसे बहुत मिल रहा था। तो वाजिद अमीर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज बड़ा मज़ा आया जॉन साहब से मुतल्लिक, आपने भी कुछ यादों को ताज़ा करके, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जी इंशाल्लाह दोबारा भी कोई इस तरह का सेगमेंट रखेंगे। और बिलखसूस आपसे जो ऑफ द कैमरा बात हो रही थी शहर लाहौर के बारे में बिलखसूस, क्योंकि शहर लाहौर की भी एक तारीख है और बड़ी खूबसूरती है इसकी जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। और फिर आप तो चश्मदीद गवाह रहे हैं सारी सिचुएशन के, उसके लिए एक अलग से नशिस्त, उसके लिए बिल्कुल अलग से नशिस्त रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने सुनो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। तो नाजरीन होप कि आपने जॉन एलिया साहब से मुतल्लिक हमने जो कोशिश की, छोटी सी अदना सी कोशिश की, जो ट्रिब्यूट हमने दिया है उनको, आपको भी वो पसंद आया होगा।
और बिलखसूस हम बात करें तो हमारा पूरा एपिसोड आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने बहुत ही पसंद किया होगा इंशाल्लाह। और हम कल हाजिर होंगे इंशाल्लाह नई स्टोरीज के साथ और नए सेगमेंट्स के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।